मणिपुर के मामले में अब नेता भी बोल रहे हैं, अभिनेता भी बोल रहे हैं, लेखक भी बोल रहे हैं, बुद्धिजीवी भी बोल रहे हैं, पत्रकार भी बोल रहे हैं, कलमकार भी बोल रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी बोल रहे हैं, एनजीओ भी बोल रहे हैं। क्या मणिपुर में आग आज लगी है क्या? अप्रैल में पूरा मणिपुर जला है। अप्रैल में वहां पे जो मितेई हिंदू हैं उनका घर जलाया गया, उनका मंदिर जलाया गया, उनका मठ जलाया गया, उनका जो रहने का आसपास का जो पूरा मकान था उसको जलाया गया, उस हिंदुओं की दुकानें जलाई गई, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ था अप्रैल में, लेकिन कोई नहीं बोला। पूरे मई में मितेई हिंदुओं के साथ वहां अत्याचार हुआ, उनका घर जलाया गया, उनकी दुकान जलाई गई, उनको मारा गया, बलात्कार हुआ, उन्होंने घर से पलायन किया, तब भी कोई नहीं बोला। पूरे जून में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, अपना अपना घर छोड़ के भाग गए, सैकड़ों लोगों की हत्या हो गई, तब भी कोई नहीं बोला। जुलाई में अब आज 20 जुलाई हो गई है, तब नेता भी बोल रहे हैं, अभिनेता भी बोल रहे हैं, लेखक भी बोल रहे हैं, बुद्धिजीवी बोल रहे हैं, और सब कह रहे हैं कि जिसने रेप किया है उसको फांसी दे दो, उसको सजा दे दो। मैं आपसे पूछता हूं, जिस बहन के साथ, बेटी के साथ रेप हुआ है, उन बलात्कारियों को फांसी होनी चाहिए, लेकिन क्या उन दो बच्चियों का वीडियो आया है, उनके बलात्कारियों को फांसी देने से मणिपुर की समस्या खत्म हो जाएगी क्या? बलात्कारियों को फांसी देने से मणिपुर की घुसपैठ खत्म हो जाएगी या मणिपुर के घुसपैठिए भाग जाएंगे? बलात्कारियों को फांसी देने से जो मणिपुर में नशे की खेती होती है, अफीम की खेती होती है, वो बंद हो जाएगी क्या? बलात्कारियों को फांसी देने से जो मणिपुर में धर्मांतरण का धंधा चलता है, पूरा का पूरा मणिपुर जो है, वहां पे क्रिश्चियन मिशनरीज ने वहां पे एक तरीके से पूरा हाईजैक कर लिया सिस्टम को, क्या धर्मांतरण रुक जाएगा? क्या बात कर रहे हैं? आज 3 महीने बाद नींद जागी है, सब लोग कह रहे हैं फांसी दे दो, फांसी दे दो, फांसी दे दो। फांसी देने के बाद न मणिपुर में हिंसा रुकी है, न आगे रुकेगी, न वहाँ धर्मांतरण रुका है, न धर्मांतरण रुकेगा, न घुसपैठ रुकी है, न घुसपैठ आगे रुकेगी। बलात्कारियों को फांसी देने से ड्रग स्मगलिंग नहीं रुकेगी। बलात्कारियों को फांसी देने से वहाँ जो हथियारों का इतना बड़ा कारोबार होता है, इतने एडवांस वहाँ पे राइफलें उनके पास हैं, पूर्वोत्तर जो मणिपुर के अलगाववादी हैं, जो क्रिश्चियंस टेररिस्ट हैं, उनका हथियार खत्म नहीं हो जाएगा। इसलिए मैं फिर आपसे निवेदन करता हूँ, ये जो भाषणबाज आ गए हैं बीच बीच में, जब सब दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, इस पे नहीं, आप जरा गंभीरता के साथ सोचिए। जब तक घुसपैठियों को फांसी देने के लिए कानून नहीं बनेगा, घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित नहीं किया जाएगा, घुसपैठियों के ऊपर एनएसए नहीं लगेगा, घुसपैठियों के ऊपर यूएपीए नहीं लगेगा, घुसपैठियों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट नहीं लगेगा, जब तक घुसपैठियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करके उनको आजीवन कारावास या फांसी की सजा का कानून नहीं बनेगा, तब तक घुसपैठ खत्म नहीं होगी। घुसपैठ खत्म नहीं होगी तो मणिपुर में शांति नहीं आएगी। जब तक धर्मांतरण कराने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने का कानून नहीं बनेगा, धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं घोषित किया जाएगा, धर्मांतरण कराने वालों पे एनएसए नहीं लगेगा, धर्मांतरण कराने वालों पे यूएपीए नहीं लगेगा, धर्मांतरण कराने वालों के ऊपर देशद्रोह का केस नहीं चलेगा, धर्मांतरण कराने वालों पे इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 121 वेज वॉर धारा नहीं लगेगी, तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा। जब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा तब तक मणिपुर में शांति नहीं आ सकती। जब तक ड्रग स्मगलिंग को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं घोषित किया जाएगा, ड्रग स्मगलर्स को फांसी देने का कानून नहीं बनेगा, स्पेशल ड्रग के लिए स्पेशल कोर्ट नहीं बनेगी, ड्रग स्मगलर्स के ऊपर यूएपीए लगा के एनएसए नहीं लगाया जाएगा, जब तक ड्रग स्मगलर्स की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए कानून नहीं बनेगा, उनको आजीवन कारावास फांसी देने के लिए नहीं बनेगा, तब तक मणिपुर शांत नहीं होगा। क्योंकि मणिपुर का मेन धंधा है अफीम की खेती, वहाँ अफीम की खेती चल रही है, वहाँ पे म्यांमार के रास्ते से वहाँ पे अवैध हथियार आ रहे हैं, म्यांमार के रास्ते से वहाँ रोहिंग्या आके बस गए हैं, जबरदस्त वहाँ घुसपैठ हो रही है, पूरा वहाँ मिशनरीज धर्मांतरण करा रही हैं। जो वहाँ पे मितेई हिंदू रहते हैं बेचारे, वो कितने बचे? 45% के आसपास हो गए। जहाँ 80% हिंदू थे मणिपुर में, आज 42-45% हो चुके हैं। तो समस्या का स्थायी समाधान उन बलात्कारियों को फांसी देना नहीं है। फांसी होनी चाहिए, लेकिन इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। इससे देश की एकता अखंडता मजबूत नहीं होगी, इससे मणिपुर में शांति नहीं आएगी। मणिपुर में शांति के लिए भारत की पहली बात, एक 1 नेशन 1 पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा कि पुलिस इफेक्टिवली काम करे।
जैसे यूपी में पुलिस बुलडोजर लेके घूमती है, जैसे मध्य प्रदेश में पुलिस बुलडोजर लेके घूम रही है, ऐसे ही मणिपुर की भी पुलिस बुलडोजर लेके घूमे, वहाँ के घुसपैठियों का घर गिराए, मिशनरियों का घर गिराए, धर्मांतरण कराने वालों का घर गिराए, ड्रग स्मगलर का घर गिराए, तब खौफ पैदा होगा। इसलिए वन नेशन वन पुलिस कोड चाहिए। मणिपुर के जो अलगाववादी यहाँ पे इतनी बड़ी उनको फंडिंग आ रही है, वो फंडिंग वो अपने आप तो बताएंगे नहीं, तरीका क्या है? नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। जो वहाँ पे मणिपुर में अलगाववादी, उनको पकड़ पकड़ के उनका नार्को टेस्ट करना पड़ेगा, पॉलीग्राफ करना पड़ेगा, तब वो बताएंगे कि उनको फंडिंग कहाँ से आ रही है, हथियार कौन दे रहा है, पीछे उनके कौन सा गैंग है, चाइना उनके पीछे है या यूरोप उनके पीछे है या खाड़ी देशों से पैसा आ रहा है, कहाँ से उनको इतने हथियार आ रहे हैं। तो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। 1 घंटे के अंदर FIR दर्ज करने और एक महीने के अंदर जांच पूरी करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा। साल भर के अंदर सजा 100% सबको मिलना शुरू हो जाए। जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा। नहीं तो जज क्या करते हैं, जिधर से पैसा मिलता है उनको तारीख पे तारीख देते चले जाते हैं। न्यायपालिका में इतना भ्रष्टाचार हो चुका है कि अगर बड़ा वकील हो जाए, ढंग से खिला पिला दे पेशकार को और वहाँ पे नीचे स्टाफ को, तो तारीख पे तारीख मिलता रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। भ्रष्टाचार खत्म करना पड़ेगा। अगर वास्तव में मणिपुर को अपने भारत से जोड़ के रखना है, मणिपुर को बचाना है, मणिपुर की संस्कृति को बचाना है, मणिपुर की भाषा को बचाना है, मणिपुर के तीज त्यौहार को बचाना है, मणिपुर के रीति रिवाज को बचाना है, तो वन नेशन वन टैक्स कोड लागू करना पड़ेगा। वन नेशन वन टैक्स कोड को लागू किए बिना भ्रष्टाचार खत्म करना नामुमकिन है, और भ्रष्टाचार को खत्म किए बिना देश में शांति नामुमकिन है। घुसपैठिए घूस दे के आते हैं, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठिए हो, चाहे रोहिंग्या घुसपैठिए हो, चाहे वो असम में जो घुसपैठिए आ रहे हैं या बंगाल में जो घुसपैठिए आ रहे हैं या चाहे मणिपुर में घुसपैठिए आ रहे हैं। 2000 रुपये बॉर्डर पे देकर अंदर घुस जाते हैं, 2000 रुपये में राशन कार्ड बनवा लेते हैं, 2000 रुपये में ड्राइविंग लाइसेंस, 3000 में ड्राइविंग लाइसेंस बना लेते हैं, 2000-3000 में बर्थ सर्टिफिकेट बना लेते हैं, 10,000 रुपये खर्च करते हैं पासपोर्ट बनवा लेते हैं, 10 से 20,000 रुपये में 5-5, 6-6 डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं। जब तक भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित नहीं किया जाएगा, जब तक घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए कानून नहीं बनेगा, जब तक घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं घोषित किया जाएगा, घुसपैठियों पे NSA नहीं लगेगा, जब तक घुसपैठ को देश के खिलाफ एक युद्ध घोषित नहीं किया जाएगा, और इंडियन पिनल कोड का जो सेक्शन 121 है, वेज वॉर, कि देश के खिलाफ जो युद्ध करे उसके खिलाफ सेक्शन 121 लगता है। ये घुसपैठिए क्या करने आ रहे हैं? देश के खिलाफ युद्ध करने तो आ रहे हैं। तो ये जो मणिपुर में घुसपैठिए आए हैं, जो बंदूक लेके घूम रहे हैं, इनको ऊपर सेक्शन 121 क्यों नहीं लगा रही सरकार? मैं फिर से बार बार कह रहा हूं, नेता बहुत अच्छी अच्छी बातें करें, बहुत बड़े बड़े भाषण दें, उससे जमीनी हालात नहीं बदलते। चाइना के नेता कभी बहुत बड़ी लंबी लंबी भाषण नहीं देते। चाइना का राष्ट्रपति जो जिनपिंग है, कोई बहुत लच्छेदार भाषण नहीं देता, कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, लेकिन चाइना में न घुसपैठ होती है, न धर्मांतरण होता है, न इस तरीके का आगजनी होती है, न इस तरीके का हत्या होती है, न इस तरीके का बलात्कार है, न इस तरीके का वहाँ क्राइम नहीं है। सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, लेकिन सिंगापुर में देखिए शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है, बिजनेस व्यापार बढ़िया चल रहा है। सिंगापुर में घुसपैठ नहीं होती है, सिंगापुर में धर्मांतरण नहीं होता। क्यों? क्योंकि कानून बनाते हैं। भारत में कानून की कोई लागत नहीं होती। तो चाहे वो मणिपुर की समस्या हो, बंगाल की समस्या हो, केरल की समस्या हो, कश्मीर की समस्या हो, इन समस्याओं का समाधान बातचीत करने, चर्चा करने, टीवी डिबेट करने, संसद में तू मैं करने से नहीं होगा। समाधान है कानून, और जिसकी कोई लागत नहीं होती। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, अपने अपने सांसदों के पास जाइए, 10 लोगों का ग्रुप बना के, 15 लोगों का ग्रुप बना के, 20 लोगों का ग्रुप बना के, और एक ही सवाल पूछिए कि जो समस्या भारत में है वो चीन में क्यों नहीं है, सिंगापुर में क्यों नहीं है, अमेरिका में क्यों नहीं है, जापान में क्यों नहीं है। इतना सवाल पूछिए। अल्टीमेटली कानून सांसदों को बनाना है, ना आपको बनाना है, ना मुझे बनाना है। कानून उनको बनाना है, और कानून की कोई लागत नहीं होती। अपने अपने सांसद से पूछिए कि हाईवे तो बन रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, राफेल भी आ गया खरीद के, हम कठोर कानून क्यों नहीं बना रहे? हम पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म क्यों नहीं कर रहे? अगर मेरी बात ठीक लग रही हो तो इस वीडियो को अपने सभी साथियों को जरूर भेजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा, और अपने सांसदों को टैग करके ट्वीट करिएगा। और हो सके तो कम से कम एक दिन 15 लोगों का, 20 लोगों का, 30 लोगों का ग्रुप बना के अपने सांसद के पास जाके इतना पूछिए कि जो समस्या भारत में है, चाहे वो घुसपैठ हो, चाहे धर्मांतरण हो, चाहे जो भी समस्या है, ये सिंगापुर में क्यों नहीं है, चीन में क्यों नहीं है, और अगर कानून जब कोई लागत नहीं होती तो अच्छा कानून क्यों नहीं बन रहा है।